अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरीबन 1 साल 7 माह और 14 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने वाले उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो टेन्योर है पौने 2 साल का, वो तजादात से भरा पड़ा है, कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। उनके दो ऐसे बड़े फैसले कि एक फैसले की सूरत में सेंटर में इमरान खान की हुकूमत रुखसत हुई और उसके नतीजे में उस फैसले के नतीजे में पीडीएम को सेंटर में हुकूमत मिली। आधी रात को अदालतें लगाई गई। जबकि दूसरे फैसले की सूरत में पंजाब में हमजा शहबाज की नून लीग की जो हुकूमत थी वो रुखसत हुई और उसकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परवेज राय की सूरत में एक इत्तेहादी हुकूमत बनी। हुआ क्या, उनके टेन्योर पे एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं, आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन से तदादात उनके इस टेन्योर के अंदर रहे, जो कि ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट के अंदर रहे। एक सबसे बड़ा तनाज़ा नाज़रीन जो रहा वो उनके 3 रुकनी मशहूर मारूफ बेंच का रहा कि वो बार बार एक ही बेंच बनता था। जस्टिस का उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों सेम पेज पर थे बहुत सारे मामलात में। तो पहले शुरू करते जनाब, जो मामलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई तो 28 मार्च को जब ये अदम एतमाद आई तो उस पर राय शुमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौखर करती रही। फिर 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, उन्होंने इस तहरीक अदम एतमाद को साजिश करार देकर एक रूलिंग दी थी, इसे मुस्तरद कर दिया था। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ने 5 रुकनी बेंच की सरबराही में इस रूलिंग को कलअदम करार देते हुए राय शुमारी का हुक्म दिया। फिर इसी दौरान सदर आरिफ अलवी साहब ने असम्बलियों की तहलील की समरी भेजी, तो वो भी इसी जो है 5 रुकनी बेंच ने, उमर अता बंदयाल साहब के 5 रुकनी बेंच ने रात को 9 अप्रैल की रात को पार्लियामेंट भी लगाई और उन्होंने फौरी तौर पे वोटिंग कराने का हुक्म दिया। फिर उस पर अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और आधी रात को आपको याद है कि अदालतें भी खुली थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली थी, आधी रात को लग गई थी, 12 बजे दरवाजे खोल दिए गए थे और उसके बाद फिर इमरान खान को अदम एतमाद में नाकामी की सूरत में इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े थे। फिर नाज़रीन इनकी जानिब से फिर ये हुआ जनाब, अगली जो कंट्रोवर्सी थी उसमें उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो बेंच तश्कील दिए जाते रहे, जिस तरह 3 रुकनी बेंच की बात की। अब जो दीगर जो बड़े केसेस थे वो उसके बाद जो आए, वो एक आर्टिकल 63A का केस आया था। आर्टिकल 63A की ज़रूरत तब पेश आई थी जब पंजाब के अंदर अदम एतमाद आई थी। तो उस अदम एतमाद में जब उस्मान बुज़दार साहब ने तो खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। जब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन था उसमें यह हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था पीडीएम के कैंडिडेट को अपने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाके। अब 63A ये कहता है कि नाइली को ये डिफ़ाइन करता है आर्टिकल। तो 63A में ये था कि जो बंदा वोट देता है पार्टी डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ तो वो बंदा जो है अपनी सीट से हाथ धो बैठता है। अब जाहिर है एक जुर्म जिसका इर्तिकाब जब तक ना हो आप उसके जुर्म को ही अंडू कर दें तो फिर उस पर सज़ा नहीं बनती। तो इसने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया था इसी 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, फिर इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे। और इसमें फिर कहा गया था कि आइन को री राइट किया गया है, आइन को सर-ए-नौ लिखा गया है और इस फैसले के अंदर ये करार दिया गया था उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट की जानिब से कि जो भी मुनहरिफ रुकन वोट कास्ट करता है अपनी पार्टी डायरेक्शंस के ख़िलाफ़, अपने ही पार्लिमानी पार्टी के हदायत के ख़िलाफ़, तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डिसीट भी हो जाएगा। ये बड़ा ही एक अहमकाना किस्म का फ़ैसला था कि जब आपने जुर्म को ही अंडू कर दिया तो फिर उसकी जब आपने वोट को काउंट ही नहीं किया फिर आप बंदे को डिसीट क्यों कर रहे हैं। जब आप डिसीट कर रहे हैं जिस जुर्म की वजह से कर रहे हैं फिर वो जुर्म शुड स्टे देयर। और वैसे भी 63A की इस तशरीह के बाद आइंदा पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 95 जो है, जो अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक है, ये आर्टिकल तो बिल्कुल डिफंक्ट होकर रह गया है, गैर मौसर होकर रह गया है। चूँकि जब किसी रुकन ने अपने ही पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ अदम एतमाद लानी ही नहीं है, ज़ाहिर है जब अदम एतमाद आती है तो हुक्मरान साइड से उठ के कुछ लोग जो हैं अपनी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करते हैं, वरना अपोजिशन के वोटों से अगर कोई वज़ीर आज़म चेंज हो सकता हो तो फिर वो अपोजिशन में क्यों बैठे हों। तो हुक्मरान जमात के अंदर से ही लोग वोट करते हैं अपने पार्लिमानी लीडर के या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तब जाके वो अदम एतमाद की सूरत एक बनती है। इनके अंदर इसकी गुंजाइश भी है। और इस 63A की तशरीह के बाद कौन वो बेवकूफ़ होगा कि जिसे ये पता होगा कि मेरा वोट ज़ाया भी हो जाएगा, काउंट भी नहीं होगा और मैं डिसीट भी हो जाऊँगा। तो आइंदा समझे पाकिस्तान के आइन में
जब तक आर्टिकल 63 की दोबारा से तशरीह नहीं होती तो अदम एतमाद मुझे नहीं लगता दोबारा किसी भी लीडर के खिलाफ आ सके या कामयाब हो सके। इसके अलावा नाज़रीन, जो 63 की तशरीह के बाद हुआ ये था कि जब वोट उड़ा दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 20 के करीब अरकान के, तो 5 सीटों पे तो जो रिजर्व सीटों पे ख़वातीन जो उनकी थी वो तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ गई थी। तो 15 सीटों पे इंतखाब हुआ था, इनमें से मेजॉरिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई थी। मेजॉरिटी में सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। तो उसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें ज़्यादा जीतने की सूरत में ये हुआ था कि जो वजारत आला है वो हमजा शहबाज के हाथों से निकल कर परवेज़ इलाही के हाथ में चली गई। यानी वहाँ PMLN की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो गई, यहाँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई एक गलत फैसले की सूरत में। फिर डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग निकाल दी, जनाब के काफिली के अरकान जो हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं दे सकते। फिर वो रूलिंग जो है वो चैलेंज हुई, तो उस रूलिंग के ऊपर भी ये करार दिया गया कि रूलिंग गलत चैलेंज की है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने परवेज़ इलाही साहब को अपने अरकान को पाबंद करने का इख्तियार, चौधरी शुजात सिंह को अपने अरकान को पाबंद करने का इख्तियार नहीं बल्कि ये पार्लिमानी लीडर का इख्तियार होता है। तो वो फिर क्या काफिली के सारे वोट कास्ट हुए, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बच गए थे। फिर उन्होंने एतमाद का वोट भी सीख किया था, उसमें भी उनको फ़ायदा हो गया, तो उन्होंने उसमें भी वोट उन्होंने हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके अलावा नाज़रीन, सबसे बड़ा एक फ़ैसला उन्होंने दिया था, उन्होंने पंजाब और KP में इलेक्शन के अल्तवा से मुतल्लिक़ एक बनाया था, फुल कोर्ट बेंच बनाया था 9 रुकनी, जिसमें फिर एतराज़ उठा। दो जज पहले अलग हुए, 7 रुकनी हो गया, 7 रुकनी से फिर मज़ीद 2 जजेस अलग हुए, फिर ये 5 रुकनी रह गया, 5 रुकनी से कम हो गया, फिर ये 4 रुकनी बेंच रह गया था। 4 रुकनी के बाद फिर 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जिसमें वही 3 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज़ उर रहमान, जस्टिस मुनीब अख्तर इतने पे जाके ये बेंच जो अख्तिताम पज़ीर हुआ था। और इन लोगों ने फिर 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। पहले तो इन्होंने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अपील की, तो फिर 14 मई को इलेक्शन का हुक्म हुआ था, लेकिन फिर उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए उमर अता बंदयाल साहब अपने फैसले पर असर्ट नहीं कर सके थे। यहाँ वो किसी को बुला के तौहीन अदालत भी जो है वो सज़ा दे सकते थे, तौहीन अदालत की डिस्क्वालीफाई भी कर सकते थे, लेकिन वो इतने असर्टिव नहीं थे, अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके। इंतहाई कमज़ोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबित हुए यहाँ पर, और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ये हुआ कि अभी भी पंजाब के अंदर साल के करीब पौना साल हो गया है केयर टेकर गवर्नमेंट्स वहाँ पे बैठी हैं, पंजाब के अंदर भी और KP के अंदर भी, और निज़ाम चल रहा है मुल्क का। तो ये एक फिर बाद में बंदयाल साहब को ये कहना पड़ा था कि मेरा जो फैसला 14 मई के इलेक्शन का वो तारीख में ज़िंदा रहेगा, ये तारीख में फ़ैसला मेरा बरकरार रहेगा। तो तारीख में आपका फ़ैसला बरकरार रखने का जो है वो तारीख में आपको जो है बुरे अल्फाज से याद किया जाएगा कि आप एक चीफ जस्टिस होते हुए अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके थे। फिर जनाब आता है उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया। तो उसमें फिर ये हुआ कि जब PDM की गवर्नमेंट ने ये 2 एक्ट्स पास किए, तो उसके बाद फिर एक तो ये था कि चीफ जस्टिस के आज खुद और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात को 3 सीनियर तरीन जजों के हवाले कर दिया गया था। तो उस पर फिर ये हुआ था कि बंदयाल साहब की सरबराही में एक बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आज़ादी अदलिया की आज़ादी पे हमला करार देते हुए उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, और जो कि बदस्तूर कायम है। और उसके बाद फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट्स को जो है कि एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया था, जिसमें आपने रिव्यू में ये फैसला हुआ था कि अगर सेम बेंच में अगर आप 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया तो रिव्यू में आप 5 रुकनी बेंच के सामने जा सकते हैं। और माजी के केसेस पे भी इसका इतलाक था कि जिनको 186 के तहत सज़ा हुई है वो ज़ाहिर है किसी उनके पास एपलेट फोरम कोई नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है अपनी जुरिस्प्रूडेंस को एक्सरसाइज करती है, इन्हें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती है। और उसमें फिर यही होता है कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट के लेवल से आ गया उसके बाद कोई एपलेट फोरम ही नहीं बचता आपके पास। हाई कोर्ट में केस होता है, वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में से फैसला आ गया तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते जाके। तो अपील से काफ़ी करीब जो है रिव्यू का इख्तियार दिया गया था कि सेम बेंच नहीं सुनेगा, पहले से बड़ा बेंच जो है वो रिव्यू की सुनेगा, और रिव्यू में सिर्फ कामा फुल स्टॉप के बजाय वो कुछ मेरिट्स को भी देख सकेगा। लेकिन वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने वो भी उड़ा दिया। तो अब जनाब फिर ऑडियो लीक्स के हवाले से एक कमीशन बना, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था जज कमीशन का सरबराह। इसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज भी शामिल थे, लेकिन इसको भी जो है रोक दिया काम करने से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है वो चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकता। 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ने उसके बाद फिर जब ऑडियो लीक्स में चूँकि उनके अपने हवाले से ऑडियोज़ थी
तो उन पे एतराज़ भी था कि आप बेंच के अंदर ना बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियो में जिक्र था, वो बेंच पे ना बैठें। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से बेंच पे एतराज़ था कि वो बेंच के अंदर ना बैठें। लेकिन मफादात के टकराव के तमाम तर एतराज़ात और असूलों को बाला इत्लाक़ रखते हुए जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने खुद ये केस सुना और इस केस के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो ये एक मेरे ख्याल से उनकी तरफ से बहुत ही एक गलत फ़ैसला था, जिसे मेरे ख्याल से अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। 12 सितंबर को उन्होंने मफादात के टकराव के असूलों के ख़िलाफ़ जाके ऑडियो लीक्स के बारे से फ़ैसला देते हुए जो हुकूमत का एतराज़ था या लार्जर बेंच की उनकी जो अपील थी वो उनकी मुस्तरद कर दी थी। फिर जनाब नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से जो उन्होंने एक फ़ैसला करने का एक अज़्म किया था, इंदिया भी दिया था कि मैं फ़ैसला दे के जाऊँगा, तो उसमें 7 शिकें उन्होंने कलअदम करार दी। 50 करोड़ से कम की जो शिक थी, ये एक अच्छा फ़ैसला है। मैं इसे बुरा फ़ैसला नहीं मानता, मैं इसे अच्छा फ़ैसला मानता हूँ कि नैब के अंदर तरामीम करके जो सियासतदानों ने, कुछ लोगों ने अपने आप को NRO 2 दे दिया था, वो NRO 2 जो है वो वापस हो गया, कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने उसकी कुछ 7 शिकों को जो ज़्यादा मुतनाज़ थी, जिनमें 50 करोड़ से कम की रकम पे नायब का इतलाक़ नहीं होता था, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनकी नीयत को देखते हुए, नीयत को कैसे कोई जान सकता है कि उसने बदनीयती के तहत देकर अपनी किया या पैसा जो है वो सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, वो तो आप साबित कभी कर ही नहीं सकते नीयत को। फिर उसमें जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो आप अगर कहीं से कुछ मंगवाते हैं, रिकॉर्ड मंगवाते हैं बाहर से, वो नैब को इख्तियार मिला था कि वह MLA के तहत बाहर से कोई अगर उसे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी हो किसी मुल्क के साथ शवाहिद सबूत मंगवाने के लिए, वो इख्तियार भी नैब से ले लिया गया था। वो इख्तियार नैब को वापस दे दिया गया है इस इन तरामीम को उड़ाए जाने के बाद। तो ये एक अच्छा फ़ैसला था जिसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ जस्टिस की तरफ से। बाकी उनका ओवरऑल करियर को अगर देखें तो वो तदादात का एक मजमूआ था जो वो छोड़ के गए हैं। तो आज जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक जुमला भी कहा कि उन्होंने कहा जी कि अपना मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। तो ये सूरज डूब तो गया है लेकिन अपने पीछे बहुत सी तारीखियाँ छोड़ के जा रहा है। चूँकि जो पेंडिंग केसेस के वाले से इनकी अगर हम इनकी ज़ाती परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके चीफ जस्टिस बनने जब ये फरवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की रफ्तार इंतहाई मस्बत रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये पॉलिटिकल केसेस के अंदर दाखिल हुए तब तक जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद थी वो थी तकरीबन 52,590 पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर जब ये पॉलिटिकल केसेस के अंदर पड़े, उमर रज़ा बंदयाल साहब और 3 रुकनी बेंच ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसी के थ्रू सारे केसेस सुनना शुरू किए, तो उसमें इनके केसेस की तादाद जो है वो उसमें इजाफा हुआ। पिछले साल के मुकाबले में 2116 केसेस कम थे हालांकि पिछले साल, लेकिन इजाफा होकर 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो 56,500 तक जा पहुँची है। इसका सारा क्रेडिट उमर रज़ा बंदयाल साहब को जाता है जनाब, जो केसेस में इजाफा हुआ है पेंडिंग केसेस के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल केसेस को ज़्यादा, हाई प्रोफाइल जो सेंसिटिव केसेस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जो आम केसेस उन्हें कम सुना जाता है। तभी तो आपने पिछले हफ्ते एक ड्रामा देखा था, एक मजाक पाकिस्तानी अदलिया का फिर से बना था, बार बार बनता है, हर साल बनता है कि एक मरे हुए बंदे को की अपील जो है वो मंजूर कर ली जाती है उसकी सज़ा के ख़िलाफ़। जब टेकअप करते हैं आपको पता लगता है ये बंदा तो आज से 10 साल पहले मर गया है। तो बेसिकली वो बंदा नहीं मरा होता, हमारा जुडिशल सिस्टम की मौत जो है वाक़ई हो चुकी होती है। तो इसी तरह से परवेज़ मुशर्रफ के ECL से नाम निकाले जाने के हवाले से दरख्वास्त भी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो टेकअप की पटिशन, तो ज़ाहिर है उनके फौतगी की वजह से, उनके मरने के बाद चूँकि वो दरख्वास्त गैर मौसर हो गई थी तो वो खारिज कर दी गई, गैर मौसर समझते उसको करार देते हुए खारिज कर दिया गया। यही हाल नाज़रीन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि हाई कोर्ट के अंदर भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है हमें। चूँकि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बैठे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, वो भी काफ़ी तनाज़ात का शिकार हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ जो तनकीद होती थी चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के हवाले से कि वो एक ख़ास जो है 3 रुकनी बेंच को बड़ा सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के हवाले से कोई केस छोड़ते नहीं जिसे वो खुद ना सुने। तो इसी तरह से शायद वो कोई फेवर देने के लिए सुनते रहे होंगे केसेस को, लेकिन नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी इमरान खान के हवाले से कोई केस आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मेक श्योर करते हैं कि वो केस उन्हीं की अदालत में लगे, और ये भी मेक श्योर करते हैं कि उसमें इमरान खान को किसी किस्म का कोई बड़ा रिलीफ ना मिल सके। छोटे मोटे रिलीफ तो उन्होंने दिए केसेस के अंदर, लेकिन कोई बड़ा रिलीफ ना मिल सके। आपके सामने है अटक जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से वो हफ्ता हो गया तकरीबन फैसला महफूज करके बैठे, उसके बाद एक समात होके 13 दिन का जुडिशल रिमांड भी इमरान खान को हो गया। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने केस के ऊपर इतनी बर्फ़ जमा दी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ डाल दी, इतनी ज़्यादा गहराई में किसी खोद के गड्ढे में दबा दिया बर्फ़ के नीचे कि वो अब केस कोई लगता है लंबाई महफूज हो गया गैर ज़रूरी तौर पर।
और इसी के साथ नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज नई चीफ जस्टिस के तौर पर अपना ओहदा संभाल रहे हैं और फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे। बिलखसूस जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो धब्बा एक लग गया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट को भी फारिग करवाया, इधर नून लीग की भी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट फारिग करवा दी, फिर पॉलिटिकली उनके ऊपर एफिलिएशन का सवाल उठता रहा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले पीएमएलएन ने जो एक माहौल बनाया कि उमर अता बंदयाल के जाने के बाद नवाज शरीफ की अपीलें भी लगेंगी, वो पाकिस्तान भी आएंगे, तो उससे इंप्रेशन ये लगा कि जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्हें को बहुत बड़ा फेवर देने जा रहे हैं और उनके साथ इनकी कोई मिली भगत है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जितना मैं जानता हूँ वो तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे किसी को भी, मियाँ नवाज शरीफ को ना किसी और को। जो उनकी तवक्कुआत हैं उनसे, वो शायद उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। उनकी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है, एक तो फ़ौजी अदालतों वाला जो केस है वो उनके पास आ रहा है। पहले तो उनने उसमें अलग हो गए थे, लेकिन अब जाहिर है बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को किसी मनतकी जाम तक पहुँचाना है सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। और नाज़रीन, दूसरा जो मामला है उनके सामने वो फौरी तौर पे वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो 18 तारीख को सोमवार को, जब वो पहले दिन उनका होगा बतौर चीफ जस्टिस, तो उनके सामने ये केस लगेगा। इस केस में उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस की अपनी पावर जो है वो कम हो रही है। चीफ जस्टिस के पास पहले अकेले इख्तियार था बेंचेस बनाने का 184(3) के तहत। अब चीफ जस्टिस के नीचे जो मातहत 2 जजेस हैं वो दोनों मिलकर, यानी 3 जजेस का पैनल जो है बैठ कर डिसाइड करेगा 186 के तहत किसी केस को, पर्टिकुलर केस को टेकअप करना है या नहीं। तो उनकी अपनी पावर जो है कम हो रही होंगी। तो देखते हैं इस केस के बारे से वो क्या फैसला सुनाते हैं। कहा जाता है बड़े अपराइट जज हैं, लेकिन काफ़ी मामलात के अंदर वो बाइस्ड भी दिखाई दिए टूवर्ड्स इमरान खान, क्योंकि इमरान खान भी उनके हवाले से काफ़ी बाइस्ड रहे, उनके खिलाफ रेफरेंस मूव किया था उनकी नाअहली का। तो वो एक नज़र आ रही है चीज़। लेकिन आप देखते हैं कि उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद ये इंप्रेशन कम होता है या बढ़ता है, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पीछे एक अपनी अच्छी लेगेसी छोड़ के जाते हैं या उमर अता बंदयाल साहब की तरह तजादात से भरी लेगेसी छोड़ के जाते हैं। इसी पे आज के इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।